सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज एथिक्स के अंतर्गत जो डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन पोस्ट किया गया था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सुटेबल एग्जांपल्स, यानी कि उपयुक्त उदाहरणों सहित सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच विभेदन कीजिए। उस क्वेश्चन को देखेंगे कि उस क्वेश्चन का अप्रोच किस तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले एक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे ताकि जो फ्रेशर्स इन वीडियोज़ को देख रहे हैं वो भी ठीक तरीके से समझ सके कि एथिक्स को अप्रोच किस तरीके से करना है और कैसे ऐसे आंसर्स को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो सब टॉपिक है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट्स। ये आपके एथिक्स के सिलेबस के अंतर्गत एक सब टॉपिक है। ये हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया ही था कि एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति क्या होती है। हमने वहाँ पे देखा था उस वीडियो के अंतर्गत कि मनोवृत्ति की क्या महत्ता होती है, और हमने ये भी देखा था कि सिविल सर्वेंट्स के अंतर्गत भी मनोवृत्ति क्यों ज़रूरी होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे कुछ और नए पॉइंट्स मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वापस इस प्रकार का डिस्कशन किया जाए कि सिविल सेवकों के अंतर्गत मनोवृत्ति की क्या महत्ता है या इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट्स किस लिए ज़रूरी है। तो देखिए, पहला है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इसमें मुझे एक उदाहरण मिला था एम विश्वेश्वरैया जी का। तो एम विश्वेश्वरैया जी जब कृष्ण सागर डैम का निर्माण कर रहे थे, ये उदाहरण मुझे डी के बालाजी सर की किताब से मिला है। तो जब वे कृष्ण सागर डैम का निर्माण कर रहे थे तो उस समय बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ के खतरे के चलते ये भी एक संभावना थी कि जो उन्हें डेडलाइन मिली हुई है एम विश्वेश्वरैया जी को, वो उस समय पर उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए, यानी कि कृष्ण सागर डैम अपने डेडलाइन से आगे बढ़ जाए। उनके समक्ष ये समस्या थी, लेकिन उन्होंने बेहतर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन दिखाया, अन्य विभागों से भी बेहतर तालमेल बैठाया, और उसके साथ ही साथ डेडलाइन के भीतर भीतर भले ही बाढ़ आ गई थी फिर भी कृष्ण सागर डैम को उन्होंने कंप्लीट किया। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन तब सुचारू रूप से संचालित होगा जब सिविल सर्वेंट्स के अंतर्गत एटीट्यूड अच्छा होगा। तो आप यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस। यदि एटीट्यूड आपका अच्छा होगा, सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड अच्छा होगा, तो एम्प्लॉयज़ के साथ भी रिलेशन, चाहे वो सबॉर्डिनेट्स हों या चाहे वो सीनियर एम्प्लॉयज़ हों, वरिष्ठ या कनिष्ठ, दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ या कर्मियों के साथ आपका रिलेशन या किसी सिविल सेवक का रिलेशन तभी अच्छा होगा जब उनका एटीट्यूड सही रहेगा। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर स्मिता सभरवाल जी का आप उदाहरण दे सकते हैं। ये आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं वारंगल डिस्ट्रिक्ट में। स्मिता सभरवाल मैम ने ये चीज़ की थी कि उन्होंने बेहतर एटीट्यूड दर्शाते हुए पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से पूरे वारंगल का मेकओवर किया, और इस मेकओवर के अंतर्गत उन्हें एम्प्लॉयज़ जो उनके कर्मचारी थे, उनके कर्मी थे, सहकर्मी हो या कनिष्ठ कर्मी हो या वरिष्ठ कर्मी हो, सबका सहयोग मिला। तो स्मिता सभरवाल मैम का जो एटीट्यूड है या जो उनकी मनोवृत्ति है, सकारात्मक मनोवृत्ति, उसका उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। तीसरा है सोसाइटी, यानी कि जब एक लोक सेवक या एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड अच्छा रहेगा तो सोसाइटी के साथ भी रिलेशन बनाने में ना ही सिर्फ सिविल सर्वेंट को बल्कि साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी काफ़ी सहूलियत महसूस होगी, तब जब सिविल सेवक या लोक सेवक का एटीट्यूड सकारात्मक हो सोसाइटी के प्रति। तो यहाँ पर आप अरुणा सुंदरराजन मैम का उदाहरण दे सकते हैं। ये आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं केरल में, तो इन्हें पीपल्स ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपने कुदुम्बश्री योजना के बारे में पढ़ा होगा तो अरुणा सुंदरराजन मैम ने ही उसे संचालित करने में भूमिका निभाई है। तो आप उनका उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पर कि समाज में महिला वर्ग की भलाई के लिए जिस प्रकार का कार्यक्रम अरुणा सुंदरराजन मैम ने चलाया कुदुम्बश्री के माध्यम से, उसका उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। और नेक्स्ट है कि यदि एटीट्यूड अच्छा होगा तो चैलेंजेस जो आएंगे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत उससे निपटने में भी या उसे ओवरकम करने में एक सिविल सर्वेंट काफ़ी बेहतर रूप से आगे कदम बढ़ा सकेगा यदि उनका एटीट्यूड अच्छा हो। तो उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर आप सिंगापुर के ली कुआन यू का उदाहरण दे सकते हैं। ली कुआन यू जी ने सिंगापुर की कमान तब संभाली थी जब सिंगापुर बहुत ही कमज़ोर देश के रूप में जाना जाता था। 1950-1960 के दशक में उन्होंने इसकी कमान संभाली सिंगापुर की, और सिंगापुर को 4 दशक के अंतर्गत एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में खड़ा कर दिया सबके सामने।
ऐसा इस कारण से हो पाया क्योंकि उनका एटीट्यूड सकारात्मक था, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लस जो उन्होंने मॉरल वर्च्यूज़ पर सिंगापुर को चलाने पर मजबूर किया, उसके चलते ही ये सिंगापुर डेवलप्ड कंट्री के रूप में सामने आ पाया। तो आप इस प्रकार की चीज़ें दर्शा सकते हैं, ऐसे उदाहरणों के साथ बता सकते हैं कि एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट्स के अंतर्गत। ये क्वेश्चन आता भी है और यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि एज अ सिविल सर्वेंट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आप ऐसे पॉइंट्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें समझा सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप पुनः डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत जाके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि क्वेश्चन नहीं भी पूछता एग्जाम्पल्स के बारे में तो भी आपको एग्जाम्पल्स देना है। ये एथिक्स की खास बात है। आप भले GS1, GS2, GS3 में इतने एग्जाम्पल्स नहीं लिखें, लेकिन GS4 में आपके पास एग्जाम्पल्स होने ज़रूरी हैं। स्पेशली आप जितने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि हर आर्ग्यूमेंट को आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकें ताकि एग्जामिनर सही से आपकी बात समझ सके। ये कोशिश कीजिए GS4 के पेपर में। तो चलिए इंट्रोडक्शन से पहले समझते हैं कि आखिरकार कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। देखिए कोड ऑफ एथिक्स से तात्पर्य है, यदि आप वेटरन हैं तो आपको पता ही होगा कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, यानी कि नैतिक मूल्यों की एक नियमावली होती है ये, या कोड होता है जिसमें आशा की जाती है कि एक व्यक्ति उन नैतिक नियमों को पालन करेगा। तो कोड ऑफ एथिक्स से वो तात्पर्य है। और कोड ऑफ कंडक्ट, इसके अंतर्गत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं और प्रावधान होते हैं जिसकी आशा की जाती है एक संस्थान के द्वारा कि उसके कर्मी वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे। तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट पूछ रहा है, तो आप सीधा इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट से, दो लाइन के अंतर्गत। उसके पश्चात आप डिफरेंस बताइएगा। देखिए डिफरेंस में जितने डायमेंशंस आप देंगे उतना बेटर है, लेकिन ज़रूरी है कि डायमेंशंस को आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएं। तो देखिए पहला है जो डायमेंशन आता है वो है नेचर, कि नेचर में क्या, या प्रकृति के अंतर्गत जो कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट है उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए प्रकृति के अंतर्गत यदि उनके नेचर की बात करें तो जो कोड ऑफ एथिक्स है वो चाहता है कि आप एक वर्च्यू बेस्ड सिस्टम के निर्माण पर बल देना चाहता है, जबकि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका जो एम नहीं, जो उसकी प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है वो होता है रूल बेस्ड। ये रूल बेस्ड उसका नेचर होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि आप गूगल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो गूगल इंस्टीट्यूशन का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी है कि डोंट बी इविल। तो जो उसका नेचर है वो वर्च्यू दर्शाना चाह रहा है कि आप सिंपैथी, कंपैशन, इस तरीके के सिस्टम्स को लेकर आइए, इस तरीके के वैल्यूज़ को लेकर आइए। डोंट बी इविल, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, आप प्लीज़ समझ जाइएगा। डोंट बी इविल कोड ऑफ एथिक्स है गूगल का। जबकि जो रूल बेस्ड नेचर होता है कोड ऑफ कंडक्ट का, यदि मैं गूगल की बात करूं तो गूगल के कोड ऑफ कंडक्ट में कई सारे रूल्स हैं कि यदि एक न्यू सॉफ्टवेयर वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, गूगल लॉन्च करना चाह रहा है, तो सीधा लॉन्च वो पब्लिक के लिए नहीं करता, उसका पहले एक बीटा वर्जन आता है। उस बीटा वर्जन से पहले भी एक और वर्जन होता है जो वो एम्प्लॉयज़ के अंदर ही चलाते हैं। तो ये उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। ये स्टेप्स किए बिना वो डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा सकते अपना सॉफ्टवेयर लेकर। तो ये उनकी रूल बेस्ड सिस्टम है, या आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके का नेचर है कोड ऑफ कंडक्ट का गूगल का। देन आप एक्सटेंशन समझिए, ये सेकंड डिफरेंस है, सेकंड डायमेंशन है कि एक्सटेंशन कैसा होता है। देखिए जो कोड ऑफ एथिक्स होता है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। कोड ऑफ एथिक्स केवल इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित नहीं रहता, कई बार कोड ऑफ एथिक्स सोसाइटी को भी अपने घेरे के अंदर लेता है, अपने दायरे के अंदर लेता है। यहाँ पर पुनः मैं गूगल का उदाहरण दूंगा। जो गूगल का ये उदाहरण है, उनका जो कोड ऑफ एथिक्स है वो केवल उनके एम्प्लॉयज़ तक ही सीमित नहीं है। उनका कोड ऑफ एथिक्स इवन जो यूज़र्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स के जो यूज़र्स हैं उन पे भी लागू होता है उनका कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कोड ऑफ कंडक्ट केवल और केवल उनके एम्प्लॉयज़ पर लागू होता है गूगल के, और वो यूज़र्स पर लागू नहीं होता कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स का दायरा काफ़ी बड़ा है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का जो दायरा है वो काफ़ी सीमित रहता है, इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत ही रहता है। देन थर्ड जो डिफरेंस आता है, थर्ड डायमेंशन यदि आप लेना चाहेंगे तो वो है एम। आखिर कोड ऑफ एथिक्स का एम क्या है और कोड ऑफ कंडक्ट का एम क्या है। तो देखिए नेचर और एम
भले ही दोनों साउंड सेम सिमिलर कर रहे हैं, समान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस रहता है। नेचर प्रकृति दर्शाता है आपकी किसी भी कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट की। एम ये बता रहा है कि उन्हें बनाया क्यों जा रहा है कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट को। तो देखिए एम ये होता है कोड ऑफ एथिक्स का कि नैतिकता को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त किया जाए किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत या किसी भी संस्था के अंतर्गत। तो ये कोड ऑफ एथिक्स की प्रमुख बात होती है, उसका प्रमुख ध्येय होता है, उसका प्रमुख एम या गोल होता है। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट का जो एम होता है वो होता है कि फिड्यूशियरी ड्यूटी जो व्यक्ति की है वो उसका पालन करे, वो अपने ड्यूटी से भागे नहीं या ड्यूटी का गलत उपयोग ना करे, अपने पद का गलत उपयोग ना करे। ये कोड ऑफ कंडक्ट का एम होता है। तो आप यहाँ पर ये दर्शा सकते हैं। एंड देन पनिशमेंट की बात कीजिए तो पुनः गूगल का उदाहरण देता हूँ। कोड ऑफ एथिक्स जो गूगल का है उसके अंतर्गत कोई भी पनिशमेंट का जिक्र नहीं है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में स्पष्ट रूप से गूगल ने पनिशमेंट का जिक्र किया है। तो यानी कोड ऑफ एथिक्स में कभी कभी क्या चीज़ होती है कि पनिशमेंट स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया जाता है कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत। कोड ऑफ एथिक्स में बस नैतिक मूल्य बता दिए जाते हैं कि आपको ये चीज़ों का या ये मूल्यों का पालन करना है। उसमें पनिशमेंट का जिक्र हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में पनिशमेंट होगा। तो ये इसके डिफरेंस है, ये कुछ आयाम है, डायमेंशंस हैं जिसके अंतर्गत आप इस आंसर को लिख सकते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा सकते हैं। एंड देन कंक्लूड कर दीजिए कि ज़रूरी है समाज भी कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स का पालन करे, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स हैं वो बेहतर मूल्यों पर संचालित हों, वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ पर संचालित हो, ताकि जो सर्वे संतु सुखिना की धारणा हमारे उपनिषदों के अंतर्गत है उसे लागू किया जा सके। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि आंसर का अप्रोच कैसे हो सकता है। ये देखिए ये मेरा आंसर का अप्रोच है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, लेकिन इस प्रकार के डायमेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।